हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक को पूरा रिवीजन करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करेंगे। पूरा हैंड रिटन शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैप्टर का जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स जो इसके द्वारा मैं रिवाइज करने वाला हूँ, उसको आप लोग एक नोट्स बनाइए और उसमें सभी चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स शॉर्टकट में लिखने की कोशिश भी करिए, जिससे अगर आप नीट जेई या CUET जैसे एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल होगा और आप सभी चैप्टर को 1 घंटे के अंदर जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आप फाइनली आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक का शॉर्ट हैंड रिटन्स नोट्स के थ्रू रिवीजन हम लोग करेंगे। पूरा टॉपिक कवर होने वाला, एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है और 1 घंटे के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यदि देखा जाए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए किसी एलिमेंट का और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में इंटर करे तो ऐसे एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और ये अगर एफ सबसेल में एंट्री करे तो ऐसे एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे और ns में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। सबसे पहले ns में हम लोग फिल करेंगे और फिर बाद में n-1 डी में, क्योंकि ns की एनर्जी लेवल कम है और n-1 डी की एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कहाँ होगा, सबसे पहले ns में होगा, फिर n-1 डी में होगा। तो ns में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों 4 सीरीज में डिवाइड किया गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम से ले करके जिंक तक के एलिमेंट हैं। 4D सीरीज में एट्रियम से ले करके कैडमियम तक हैं और 5D सीरीज में लैंथनम से लेकर के मरकरी तक है और 6D सीरीज में एक्टिनम से लेकर के 112 यानी UUB तक है। अब अगर देखा जाए इनका ग्रुप नंबर की हम बात करें तो 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, अर्थ B। अब अर्थ में ये 3 आ जाएंगे, आयरन वाला और कोबाल्ट और निकिल। उसके बाद कापर का 1st B और जिंक वाला ग्रुप है 2nd B। अब अगर देखा जाए इन सभी एलिमेंट में 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा टेक्निकल मतलब ध्यान देना है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन में है। पहला रूल के हिसाब से कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4s2 और 3d4 होना चाहिए, बट हाफ फील्ड फुल फील्ड यानी अनसिमेट्री और सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में 5 और 4s1 हो जाएगा। ये ध्यान देना क्रोमियम का। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कापर का। कापर का रूल के हिसाब से अगर देखा जाए ये गलत है। कापर का रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 और 3d9 होना चाहिए, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ फुल फील्ड हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यहाँ s के इलेक्ट्रॉन d में चले आते हैं, तो इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 4s1। तो कापर क्रोमियम का ध्यान देना। और 2 एलिमेंट और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें बच्चों, अगर निकिल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो होता है 4s2 और 3d8। तो रूल के हिसाब से प्लेडियम का भी वही होना चाहिए नीचे जब जा रहे हैं एक ही ग्रुप में, लेकिन प्लेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 होगा और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही होना चाहिए, s2 और 3d10 d8 होना चाहिए, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d9 और 6s1। तो
तो यानी 4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान देना है, क्रोमियम का, कॉपर का, पीडी का और पीटी का। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान देना। अब इन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को याद कैसे करेंगे तो एक बार आपको बता देते हैं याद करने का तरीका। थर्ड बी को याद करने का सिंपल तरीका, यस्सी यादव लाए एसी कार। फोर्थ बी को याद करने का तरीका, टाटा इंडिका जेड आर हाई फाई रफ टफ। फिफ्थ भी कैसे याद करेंगे, वंदे मातरम ना बोल टाटा डैडी बोले। सिक्स बी को कैसे याद करेंगे, सीरिया से मोटी वाइफ संग लाया। सेवंथ बी को कैसे याद करेंगे, मनोज टिकट रेलवे भोपाल। और आयरन वाला ग्रुप कैसे याद रखेंगे, फरार रुपए वसूलों में हार गया। कोई रहता है इराक में। अगला निखिल, नितिन पड़ोस के कारण पत्नी से दुश्मनी की। कापर चांदी सोना यूयूयू। और जमा धन कैश डिपॉजिट हार गया यूयूबी। ऐसे याद करेंगे। तो सारा ग्रुप आपको याद होना चाहिए। और अगर ग्रुप नंबर में टॉप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो नीचे वाले एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, केवल आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा देना है। केवल कहाँ ध्यान देना, क्रोमियम, कॉपर, प्लेटिनम और पीडी। अब अगर देखा जाए बच्चों, लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57। 58 से लेकर के 71 तक लैंथेनाइट्स एलिमेंट है, लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट हैं। और एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89, इसका मतलब 90 से लेकर के 100 तक एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट हैं। तो यहाँ 72 से फिर स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ बी, और यहाँ 104 से स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ बी। तो ये याद करना है, ये याद रखना है। अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सभी एलिमेंट का ग्रुप पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं नोट में। अगर एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है तो उसका IUPAC नेम लिखा जाता है। 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर का IUPAC नेम लिखते हैं। तो कुछ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कुछ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है ट्राई, 4 है क्वाड, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है सेप्ट, 8 है ऑक्ट और 9 है तो इन। अब अगर जैसे हमें लिखना हो 101, तो इसका IUPAC नेम हमें क्या लिखना होगा, अन और फिर अन और फिर अन ईएम, अनियम, और लास्ट में ईएम सफिक्स ऐड कर देना है। जैसे मान लिया 115 का हमें लिखना है तो क्या करेंगे, अन अन और 5 का पेंट और लास्ट में ईएम ऐड कर देंगे, अन पेंटियम। और इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, UUP ऐसे लिख देंगे। ओके, तो ऐसे अगर 100 एटॉमिक नंबर के ऊपर आ रहा है एटॉमिक नंबर एलिमेंट का तो उसका IUPAC नेम लिखना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इन जनरल अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करेंगे तो घटेगा। लेफ़्ट टू राइट इसलिए घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज़ घटने लगता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। रीज़न क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा जाए 3D सीरीज में अगर हम लोग मूव करें तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जाएंगे तो इनिशियली जो है घटेगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। और फिर बीच में आयरन से लेकर के निकिल तक जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो सेम हो जाता है एटॉमिक रेडियस। और फिर लास्ट में क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और जेड इफेक्ट कम होने की वजह से फाइनली कॉपर से जिंक की तरफ जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से बढ़ेगा और जेड इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो घटेगा। डाउन द ग्रुप की अगर बात किया जाए तो 4D, 5D, 6D सीरीज़ की अगर हम बात करें तो थर्ड बी ग्रुप में अगर है तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा।
बट अगर फोर्थ बी की हम लोग बात करने लगें, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, आगे के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट के दो एलिमेंट जो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो जाता है। इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है, और सेम होने का रीज़न ये है, जेड यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि लेंथनम के आगे 58 से लेकर के 71 एलिमेंट, जो 71 एटॉमिक नंबर तक का जो एलिमेंट है, यानी 14 एलिमेंट आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करने लगता है, और 4f का स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होता है। तो स्क्रीनिंग पावर कम होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन कम मारेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट के वजह से हो रहा, इस वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। तो 4D 5D सीरीज में फोर्थ पीरियड के आगे सेकेंड बी तक लास्ट के दो एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या ड्यू टू पुअर 4f स्क्रीनिंग पावर। तो ये ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब लगेगा? एटॉमिक नंबर 72 के आगे सारे एलिमेंट पर लगेगा, लेंथनम पर नहीं लगेगा, क्योंकि लेंथेनाइड का पहला एलिमेंट नहीं है। लेंथेनाइड का पहला एलिमेंट है CE। 58 से ले करके 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट जो होते हैं वही लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो मेटेलिक बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग कब ज़्यादा होगा? जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर देखा जाए स्कैंडियम से ले करके क्रोमियम तक अगर हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होता है। लेकिन मैग्नीज़ का अपने 3D सीरीज में सबसे कम होता मैग्नीज़ का। और क्रोमियम वाले ग्रुप में सीरिया से मोटी वाइफ यानी टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस वजह से जो बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है, जैसे ये बल्ब है, और बल्ब में जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में तो पूरा कम से कम 15 दिन लगता है D&F ब्लॉक पढ़ने में, 15 लेक्चर लगेगा, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में पूरा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है N-1 D सबसेल और NS सबसेल के बीच का जो एनर्जी गैपिंग है वो बहुत कम है, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3D की बात करेंगे तो +7 होगा, और पूरा D ब्लॉक की बात करेंगे तो +8 होता है। किसका होता है? ऑस्मियम और Ru का। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्लोराइड की बात करें तो लेस स्टेबल होता है देन ऑक्साइड, मतलब जो मेटल होते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट फ्लोराइड और ऑक्साइड में अगर देखा जाए, ऑक्साइड के हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ऑक्साइड जब बनता है तो p-pi-d-pi बॉन्डिंग की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, यानी रिजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे MnF7 है, तो यहाँ देखो केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कोई अदर फोर्स नहीं है जिससे ये स्टेबलाइज रहे, यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर MnO4 नेगेटिव की बात किया जाए ऐसे, तो यहाँ देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो रिजोनेंस है। और यहाँ अगर देखा जाए इसके पास है D ऑर्बिटल, तो D, और इसके पास है P ऑर्बिटल,
तो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिल करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की वजह से ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं मेटल फ्लोराइड के कंपैरिजन में। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं। अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बात किया जाए एमएन का, तो एमएन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है ड्यू टू हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। स्कैंडियम का +3 और जिंक का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ही केवल होता है, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। मतलब स्कैंडियम और जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, कौन नहीं करता है? स्कैंडियम और जिंक। कापर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 वाला और एक +2 वाला। तो +2 वाला मोर स्टेबल होता है, रीजन क्या है? इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद कर देता, और इस वजह से ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता, और कापर 2+ में एक्व सॉल्यूशन में स्टेबल होता है। डेंसिटी की अगर बात किया जाए बच्चों, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है। अगर हम लोग पीरियड में मूव करें एंड ग्रुप दोनों में अगर देखा जाए तो डेंसिटी लगातार घटता है, एक्सेप्ट जिंक, जिंक की डेंसिटी कम होती है। तो ये ध्यान देना, लगातार अगर हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं तो डेंसिटी लगातार बढ़ रहा है, कब तक? कापर तक। जिंक का अचानक घट जाता है, यानी 5D की डेंसिटी 4D से ज़्यादा, 4D की डेंसिटी 3D से ज़्यादा होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग की अगर बात किया जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब 1 मोल गैसियस सॉलिड को 1 मोल गैसियस कंपोनेंट में, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा, उसी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्डिंग, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात किया जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल होता है। मतलब अगर कोई एटम है और इस एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्लस में, और जो एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और कंडीशन ये है कि ये एटम गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर देखा जाए फर्स्ट और थर्ड आयनाइजेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। सबसेल सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर हाफ फील्ड स्टेबल होंगे। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी अदर फील्ड यानी पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। इस वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 4s2 3d10 होता है लास्ट का। तो 4s यानी फुल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है तो जल्दी नहीं निकलेगा, और पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए जिंक का ज़्यादा। दूसरा 4s हो जाएगा निकलने के बाद एक, तो दूसरा जल्दी निकल जाएगा, लेकिन तीसरा 3d10 से निकलेगा तो और टफ हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज़्यादा होता है। ऐसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कापर का ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात किया जाए तो रूल के हिसाब से तो 3D सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर 4D, फिर 5D, बट 5D का ज़्यादा हो जा रहा है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालना हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2 से निकाल सकते हैं, बोर मैग्नेटॉन। और ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेगा, फिर n का वैल्यू आ गया, फिर यहाँ रखेंगे तो μs यानी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। यूनिट क्या होता? बोर मैग्नेटॉन। कलर की अगर बात किया जाए तो जो डी सबसेल होते हैं 5 होते हैं, और ये डी सबसेल 5 में एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से 3 ऑर्बिटल
T2G बोले जाते हैं और 2 ऑर्बिटल Eg बोले जाते हैं। तो अगर T2G में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर थोड़े समय के बाद फिर ये एनर्जी इमिट करके फिर ग्राउंड स्टेट यानी T2G में आएगा। तो इस तरीके से D से D में जा रहा तो इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। और DD ट्रांजिशन जब ये हायर से लोअर यानी Eg से T2G में जब आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा और ये एनर्जी अगर विजिबल रीजन में लाई किया तो इसका मतलब वो कलर्ड हो जाएगा। तो उस इसे कब ये DD ट्रांजिशन शो करेगा तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन अगर आएगा तो वो DD ट्रांजिशन शो करेगा और वो कलर अपेयर करेगा। लेकिन अगर D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा तो DD ट्रांजिशन उसके पास नहीं होगा और वो कलर नहीं शो करेगा। बट आपको पता होना चाहिए कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसका D0 है यानी DD ट्रांजिशन नहीं है फिर भी वो इंटेंस कलर शो करते हैं, जैसे K2Cr2O7, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पर मैग्नेट पर्पल कलर का और K2Cr2O7 ऑरेंज रेडिश ऑरेंज होता है। ये कलर्ड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। DD ट्रांजिशन नहीं है, कलरलेस होना चाहिए, बट ये कलर है। रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। कुछ आयन का कलर याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आयरन 3+ है तो येलो कलर, आयरन 2+ है तो ग्रीन कलर, कापर 2+ है तो ब्लू कलर, कोबाल्ट 3+ है तो ब्लू कलर। कुछ आयन्स के कलर आपको याद होने चाहिए। एलॉय की अगर बात किया जाए तो कोई मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिल करके एलॉय बनाता और ये हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे स्टील अगर बनाना है तो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, ब्रास बनाना है तो कापर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रोंज अगर बनाना है तो कापर और टिन का मिक्सचर होता है। कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब रिएक्शन में ये कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं। तो रीजन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। अगला हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स फार्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फार्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फार्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की हम लोग बात अगर करें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल साइज के एलिमेंट उसमें ट्रैप हो जाते हैं, घुस जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से जो कंपाउंड फॉर्म होता है इनके इंसर्शन से उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। जैसे TI टाइटेनियम है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें कार्बन इंटर करके TiC बना लेता है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मैग्नीज में नाइट्रोजन घुस गया तो MN4N बन गया, जैसे आयरन में हाइड्रोजन इंसर्ट हो गया तो Fe3H बन गया। तो ऐसे सभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड जो बैलेंसी रूल को ना फॉलो करे, जैसे मान लिया ऐसे Fe.90O1, तो अगर देखा जाए इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो आयरन पर 2+ होगा और ऑक्सीजन पर 2-। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम है तो 2-, तो इसका तो एक एटम है, ये नहीं है, इसका तो 0.90 एटम है। तो क्या 2+ करेंगे तो ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं न्यूट्रलाइज हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का पूरा एक एटम है और 2 नेगेटिव, और या एक से कम एटम है 2 पॉजिटिव, तो कहाँ न्यूट्रल हो पा रहा? तो इस वजह से यहाँ कुछ आयंस आयरन 3+ के भी होंगे, तो दोनों मिल करके तब इसके एक एटम को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो ऐसा जब फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में कुछ ऐसे लिखा हो डिजिट किसी भी मतलब कंपाउंड का, तो इसका मतलब वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए ये केमिकली इनर्ट भी होते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जितना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना होगा और वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा और वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ज़्यादा तो रिडक्शन होगा और वो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, केवल आप साइन चेंज कर दोगे तो वही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा किसी एक एलिमेंट का। सेम एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, केवल साइन चेंज करेंगे तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदल सकते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो मेटल ऑक्साइड की एसिडिटी इंक्रीज होता है। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस वजह से एसिडिक है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस वजह से ये बेसिक है, बाकी बीच में इंटरमीडिएट टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से ये सभी क्या हैं, एम्फोटेरिक हैं। अगला जो कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग कवर करेंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले ये बनता किससे, ये क्रोमाइट ओर से बनता है। जब क्रोमाइट ओर में Na2CO3 प्लस O2 का फ्यूजन मिक्सचर डालेंगे तो ये सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है Na2CrO4 में, और जो कि येलो कलर का होता है। और जब इसमें H2SO4 डालेंगे तो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, यानी इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब हम लोग KCl इसमें डाल देते हैं तो सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और K2Cr2O7 बन जाएगा। अभी ये गर्म है, इसको कूल किया गया तो ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ K2Cr2O7 मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल वे में मैंने रिएक्शन को लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में CrO4 पर 2 नेगेटिव, यानी इसी को हम बोल सकते हैं K2CrO4 और K2Cr2O7, यानी ये क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन है। दोनों का स्ट्रक्चर, कलर, ये सब आपको ध्यान देना है। तो अगर देखा जाए स्ट्रक्चर ये दोनों का है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 जिमेट्री टेट्राहेड्रल, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 जिमेट्री टेट्राहेड्रल। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए +6 होगा। D0 कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी D0, इसका भी येलो कलर ये होगा, ये ऑरेंज रेडिश होगा। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से कलर है, ये भी चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कलर के वजह से है। अगर देखा जाए D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो DD ट्रांजिशन है नहीं, फिर भी ये कलर्ड है, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। बात समझ में आ रहा बच्चों? चलो, आप जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हो, टाइट्रेशन करते हो, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब बनाना हो, टाइट्रेशन होता क्या है, किसी नॉन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के द्वारा अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो K2Cr2O7 लेते हैं, तो क्या K2Cr2O7 के जगह पर अगर Na2Cr2O7 ले लिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तो दिक्कत है, हाँ। क्यों नहीं ले सकते हैं? यानी K2Cr2O7 के जगह पर Na2Cr2O7 नहीं ले सकते, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चराइजेशन वाटर का कर लेता, मतलब वाटर मालिक्यूल को सॉल्यूशन से कम कर देगा। तो अगर वॉल्यूम प्रभावित होगा, सॉल्यूशन से वाटर कम होगा, इसका मतलब वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है M1V1 = M2V2, यानी वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी बढ़ेगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन आप निकालोगे वॉल्यूम डिस्टर्ब होने की वजह से, जो एक्यूरेट कंसंट्रेशन है मोलरिटी या नॉर्मेलिटी, वो आएगा नहीं, तो आंसर गलत आने लगेगा, मतलब एरर दिखाएगा। इस वजह से K2Cr2O7 के जगह पर Na2Cr2O7 हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग K2Cr2O7 को अगर डिकम्पोज करें, हीट कर दें, तो हीट करेंगे तो छोटे छोटे कंपोनेंट में टूट जाता है। अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता, मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा और स्वयं क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो Cr2O7 पर 2 नेगेटिव अपने आप को बदल देता Cr3+ में। तो अगर हम लोग n फैक्टर निकालें तो इसका मतलब +6 से +3 में जा रहा, तो 3 का डिफरेंस है। और कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, 2 क्रोमियम के एलिमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 यानी 6, ये आ गया n फैक्टर। तो n फैक्टर निकाल करके आप रिएक्टेंट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले आप
अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और फिर बाद में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ऐड कर दो, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ अपोजिट साइड में ऐड कर दो। इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो अगर देखा जाए Cr2O7 ये सारा मतलब कन्वर्जन कर सकता, आयरन 2+ को आयरन 3+ में बदल सकता है, आयोडाइड को आयोडीन में बदल सकता है, या SO2 को SO4 2 नेगेटिव में बदल सकता है, SN2+ को SN4+ में बदल सकता है, H2S को H2S को S में बदल सकता है, C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में बदल सकता है। कैसे बदल सकता बच्चों, एक हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सभी लोग देखिए। जैसे एक समझिएगा, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव है और ये Fe2+ को चेंज कर सकता है, पहले खुद को चेंज हो जाएगा तो Cr+3 में, और इसको चेंज कर देगा Fe3+ में। तो अगर देखा जाए यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा 1, और रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं आयरन के 1, तो 1 × 1 1 आ गया। और यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर अगर देखा जाए कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ +6 था और +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा, तो 3 का डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 क्रोमियम है = 6 एन फैक्टर। अब रिएक्टेंट साइड में इसका क्रोमियम वाले में Cr2O7 में और इसका 6 से आयरन वाले में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे केवल रिएक्टेंट साइड में। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है ना, तो बैलेंसिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऐसे इसको लिखेंगे बच्चों, देखना कैसे लिखेंगे। Cr2O7 पर 2 नेगेटिव +6 Fe2+, और प्रोडक्ट साइड में अभी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैसे उतार देंगे ऐसे 3+। अब अगर देखा जाए आपको क्रोमियम बैलेंस कर लेना चाहिए, तो रिएक्टेंट साइड में कितने क्रोमियम हैं 2, तो प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आयरन बैलेंस करो 6 है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रोमियम और आयरन बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो इधर अगर देखा जाए Cr2O7 2 नेगेटिव और 6 Fe2+, तो ऑक्सीजन है 7, तो प्रोडक्ट साइड में भी 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो जितने ऑक्सीजन हो बैलेंस करना हो उतना वाटर ऐड कर देते हैं, तो इधर हम लोग 7 H2O ऐड कर दें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट 7 दूनी 14 हाइड्रोजन एडिशनल हो गया राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड। तो इधर हम लोग क्या करें, इधर 14H+ ऐड कर दो, तो 14H+ Cr2O7 2 नेगेटिव +6 Fe2+, कन्वर्टेड इनटू 2Cr 3+ और +6 Fe2+, 3+ और +7 H2O। तो इस तरीके से ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो मैं आपको पहले बता दूं क्या करना है। पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख लेना है, और फिर ये देख लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, और फिर आपको एन फैक्टर निकाल लेना है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू एन फैक्टर आ गया। एन फैक्टर निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे केवल रिएक्टेंट साइड में, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड में करने के बाद आपको सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लेना एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर ऐड कर दो उसके अपोजिट साइड में जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ ऐड कर दो उसके अपोजिट साइड में। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है। ये होमवर्क है, इतना रिएक्शन आपको बैलेंस कर लेना है। कहाँ गया ये आपको रफ पर प्रैक्टिस कर लेना है, बैलेंस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोराइड आयन के लिए किया जाता है, और इसमें होता क्या है, कोई मतलब ऐसा साल्ट ले लिया जाए जिसमें क्लोराइड आयन हो और उसमें H2SO4 डाल दें, उसमें K2Cr2O7 जैसे ही डालेंगे वो ब्राउन रेडिश गैस रिलीज़ करने लगेगा। और रीज़न क्या है ब्राउन रेडिश गैस रिलीज़ करने का, क्योंकि उसमें CrO2Cl2 जैसा कंपाउंड बन जाता है और ये वेपराइज होता है और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे एकदम कन्फर्म हो जाता है कि इस साल्ट में क्लोराइड आयन है।
अगर K2Cl2O7 में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में डाल दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है CrO5 में, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CrOO2 का होल ट्वाइस। ये क्रोमियम पेरोक्साइड है, इसका कलर होता है ब्लू कलर, और ये बटरफ्लाई शेप होता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में ट्रिक के थ्रू लिख दिया ब्लू बटरफ्लाई। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 है। और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो D0 कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी ये कलर्ड है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, और ये इसका शेप हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना बच्चों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग K2CrO4 जो कि येलो कलर का है, अगर एसिड इसमें डाल देंगे तो Cr2O7 2 नेगेटिव ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसमें हम बेस डाल दें तो फिर ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दोनों में एसिड और बेस चेंज करने पर, एसिडिक और बेसिक मीडियम चेंज करने पर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं। अगला जो कंपाउंड है बच्चों KMnO4 यानी पर्पल कलर का होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे, इसका और क्या होता है, पायरलूसाइट और होता है MnO2। इसको फ्यूज़ करते हैं KOH और KNO3 के प्रेजेंस में, और KNO3 यहाँ है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब KNO3 जब टूटता है तो KNO2 + O2 में रिलीज होता है, और जब पायरलूसाइट में हम लोग KOH + O2 का फ्यूजन मिक्सचर डालते हैं तो ये बदल जाता है K2MnO4 में और प्लस वाटर। और जब इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं यानी HCl वगैरह डाल देंगे तो ये MnO4 नेगेटिव MnO2 + 2H2O में बदलेगा, और यही हमें चाहिए भी। यहाँ अगर हम लोग K+ ऐड कर दें तो बन जाएगा KMnO4। तो KMnO4 सबसे पहले तुम्हें ये रिएक्शन याद रखना है, और इसका और क्या है, पायरलूसाइट और का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, MnO2। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैंने लिखा, और अगर ये बन गया इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे तो KMnO4 बनेगा ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए बोलते हैं कमर्शियल मेथड है ये। ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब जैसे वहाँ हम लोग दो पढ़े थे K2MnO4 और यहाँ KMnO4, तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +7। इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है पर्पल, इसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ कलर क्यों है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। लेकिन ये भी कलर्ड है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका कलर क्यों है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, कलर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें आया हुआ है एग्जाम में। अब यहाँ क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ D0 कॉन्फ़िगरेशन है इस वजह से ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इसको तोड़ा जाए KMnO4 को, अगर हीट प्रोवाइड कर दिया जाए तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो छोटे छोटे कंपोनेंट यानी K2MnO4 + MnO2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से KMnO4 एग्जामिनर पूछता है कभी कभी कि बेटा जो KMnO4 होता है ये डार्क कंटेनर में या सील्ड कंटेनर में, डार्क सील्ड कंटेनर में क्यों रखते हैं, तो तुम्हें बोलना है क्योंकि ये टूट करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसको ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में और तेज़ी से टूटने लगता है, इस वजह से इसको डार्क कंटेनर में रखते हैं। KMnO4 का अगर KMnO4 का आयनाइजेशन मोड लिखा गया MnO4 नेगेटिव, तो KMnO4 का अगर देखा जाए एसिडिक मीडियम में Mn2+ में बदलता है, न्यूट्रल या थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में बदलता है, बेसिक मीडियम में MnO4 पर 2 नेगेटिव में बदलता है। मतलब जब एसिडिक होगा तो N फैक्टर 5, बेसिक होगा 3, और अगर ज़्यादा बेसिक होगा तो N फैक्टर 1। यानी इसको मैंने ट्रिक के थ्रू लिख दिया हुआ है, बेसिक 1, एसिडिक 5 और न्यूट्रल 3। तो बैन नंबर 153, बैन, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल, बैन नंबर 153। यानी ध्यान देना है तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन, एसिडिक वाला। यानी यहाँ एन फैक्टर कितना है, 5। तो ये भी सेम रिएक्शन प्रोवाइड करता है, ये जैसे वहाँ हम लोग सारा रिएक्शन देखे थे। मतलब जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव अपने आप को बदल दिया था Cr3+ में,
ऐसे MnO4 निगेटिव अपने आप को Mn2+ में बदलेगा और ये सारा कन्वर्जन करेगा जैसे ये लोग किए हैं, जैसे ये किया है, मतलब ये सारा रिएक्शन ये भी करेगा। तो पूरा बैलेंस इक्वेशन तुम्हें लिख लेना है इसका भी, सेम रिएक्शन, केवल K2Cr2O7 के जगह पर MnO4 नेगेटिव हो जाएगा बस, और बैलेंस इक्वेशन तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब एक सवाल और है, जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है तो उसमें जब टाइट्रेशन आप करते हो तो H2SO4 एसिड के रूप में डालते हो, क्यों HCl नहीं डाल सकते हैं? ये भी तो एसिड है, डाला जा सकता था, तो नहीं डाल सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम लोग KMnO4 का टाइट्रेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो H2SO4 इसलिए डालते हैं क्योंकि सल्फेट आयन, H2SO4 में सल्फेट आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सल्फेट आयन पहले से ऑक्सीडाइज अवस्था में है, मतलब ये अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से रखा हुआ, तो ये और नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन अगर HCl डाल देंगे तो HCl में जो क्लोराइड आयन है ये ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 में बदल जाएगा, तो जिस पर्पज़ के लिए हम डालेंगे वो पर्पज़ ही नहीं होगा, दूसरे डायरेक्शन में रिएक्शन जाने लगेगा। इस वजह से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन जब करते हैं तो H2SO4 के जगह पर हम लोग KCl या KBr या कोई अदर एसिड हम लोग डाल नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, दिन भर प्रैक्टिकल लैब में जाना चाहते हैं लेकिन जो लॉजिकल बात है वो जानते नहीं हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे, और F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो पहले Na में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, फिर N-1D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर N-2 में 2F में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर देखा जाए लैंथनम F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एक्टिनम F ब्लॉक नहीं एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और एक होता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इधर आ जाओ, इधर बता दे थोड़ा सा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जमाधन, ये सेकंड बी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो D10 कम्प्लीटली फील्ड है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में अगर D10 भरा हो तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर D10 इनकम्प्लीटली फील्ड हो ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी F ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के सभी एलिमेंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसे याद रखेंगे, मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। तो ऐसे याद रखना, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज को कैसे याद रखेंगे, तागे लिख लेना और याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चों को इसका एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट याद नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं पाते हैं। तो तागे पे उसकी नज़रें पड़ी,
तागे पे उसकी नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। तो इस तरीके से आपको एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट को याद करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तागे पे उसकी नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। अब ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में N s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर N-1 D में 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन N-2 F में चले जाएंगे, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं, कौन कौन, जहाँ तुम्हें ध्यान देना है कि D1 भरा जाएगा। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी D0 भरना। यह ध्यान देना, पहला एलिमेंट ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d0 और 4f1 हो जाएगा। और बीच वाला एलिमेंट यहाँ देखो, गैडोलेनियम 6s2 5d1 4f7, और अंतिम वाला 6d2 5d1 और 4f14। बाकी जितने एलिमेंट हैं सबका D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D में 0 इलेक्ट्रॉन भर करके फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को F में ले जाना है, समझे। तो बहुत ध्यान देना। जैसे मान लिया एक ऐसे सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 61 PM, तो जीनोन ऐसे लिख दो, 54 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। उसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 0 नहीं भरेंगे, केवल 0 किस में, 1 नहीं भरेंगे, केवल 1 किस में भरेंगे, पहले वाले में, गैडोलिनियम बीच वाले में और अंतिम वाले में। तो और बाकी में 0 भरेंगे, तो 5d0। अच्छा, ये 54 हो गया और 2 इसमें भरा, तो 54 2 56, और 61 है ना, तो कितना और जोड़ें, 56, 61 में से 56 माइनस करो तो 5, यानी 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लिया एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है ND है और एटॉमिक नंबर 60 है, तो अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, जीनोन 56 तक हो गया, 54 हो गया। अब यहाँ हम लोग भरेंगे 6s2, 54 तो 56 हो गया, और 60 है, 4 ही तो बचा है, 5d में 0 भरेंगे, और कितना बचा, 54 2 56, 4 60, तो 4f में 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे बस। ये ध्यान देना, D1 किस में, पहला, बीच में और अंतिम वाले में D1 कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी जितने भी हैं D0 करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को F में लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक और, जैसे मान लिया एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया यूरेनियम है, तो एक ऑर्बिट और बढ़ा देंगे, ऊपर वाला अगर पता है तो। जैसे यहाँ 5d है तो 6d और 7s हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 65, या मान लेते हैं 64 ही है, 64, तो इसका मतलब ध्यान देना 64 यानी बीच में है, तो इसका मतलब 6s2 में भरा और फिर 5d 0 ना होकर के 1 करेंगे। पहला, बीच का और लास्ट एलिमेंट में D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कितना बच रहा, 7, तो 4f7 कर देंगे। तो ये ध्यान देना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 क्वेश्चन बहुत फेमस है F ब्लॉक एलिमेंट का। पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। सिमिलरिटीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का +3 है, +3 रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों में F सबसेल में इंटर करता है। दोनों अगर देखा जाए कलर्ड होते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन, जैसे वहाँ DD ट्रांजिशन था, यहाँ FF ट्रांजिशन। बोथ प्रोसेस रेगुलर डिक्रीज इन रेडियाई ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ FF ऑर्बिटल। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाई आयन एक्सचेंज मेथड। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली रिएक्टिव होते हैं। बोथ हैव टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फार्मेशन, दोनों कॉम्प्लेक्स फार्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में? लास्ट इलेक्ट्रॉन
लेंथेनाइड में 4F में इंटर करता है और एक्टिनाइड में 5F में इंटर करेगा। ये लेस बेसिक होता है, ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक होता है। लेंथेनाइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक्टिनाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेंथेनाइड सारे नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट PM 61 एटॉमिक नंबर, और एक्टिनाइड सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। लेंथेनाइड PM होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। डू नॉट हैव ऑक्सो आयन, लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, मतलब ऑक्साइड नहीं बनाते हैं इन जनरल, और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फार्मेशन, इसका कॉम्प्लेक्स फार्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यूज की अगर बात किया जाए तो TH और PU इसको यूज़ करते हैं एटम बम बनाते समय। TH यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, यूरेनियम यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, मोलिब्डेनम यूज़ किया जाता है एक्सरे ट्यूब में। तो इस तरीके से बच्चों हमने 50 मिनट में पूरा D&F ब्लॉक को रिवाइज कर दिया नोट्स के द्वारा। तो आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इसका शॉर्ट नोट्स अच्छे से लिख लीजिए। पूरा चैप्टर का मेन टॉपिक, यानी एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं हुआ, पूरा रिवाइज किया। ठीक है बच्चों, तो कल से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मिलते हैं फिर शाम को 8 PM पर। ओके, थैंक यू।